हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं आप लोगों को मल्टीपल एलील के बारे में बताऊंगा। जैसा कि ग्रेगर-जोहर-मेंडल के नियम को अच्छी प्रकार से पढ़ने के बाद हमें यह पता चल गया था कि अधिकांशतः प्रत्येक जीन के दो अल्टरनेटिव रूप होते हैं, जिनमें से एक को हम डोमिनेंट एलील कहते हैं और दूसरे को हम रिसेसिव एलील कहते हैं। तथा इन दोनों एलील्स के द्वारा जिस कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है उस कैरेक्टर के भी केवल दो ही रूप उत्पन्न होते हैं। जैसे ग्रेगर-जोहर-मेंडल के नियम में हमने देखा था कि मटर का जो शेप था उसके केवल दो ही रूप थे, या तो वो शेप राउंड था या वो शेप ब्रैकेट था। परंतु कुछ लक्षणों के दो से अधिक रूप उत्पन्न होते हैं और ये एक ही जीन के कई एलील्स द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार के स्थिति को, जिसमें कि एक जीन के दो से अधिक एलील होते हैं, हम मल्टीपल एलील कहते हैं तथा इसे हम बहुविकल्पिता मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। ऐसे जीन को जिनके की दो से अधिक एलील होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलील, क्योंकि नॉर्मल तौर पे एक जीन के दो ही एलील होते हैं। ठीक, तो दो से जब अधिक एलील हुए तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। यह जो स्थिति है मल्टीपल एलील की, यह जीन इंटरेक्शन से काफी अलग होती है, क्योंकि जीन इंटरेक्शन में एक ही कैरेक्टर को दो जीन कंट्रोल करते थे, लेकिन यहां पर एक ही कैरेक्टर को दो से अधिक एलील प्रभावित कर रहे हैं। मतलब एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है, एक ही जीन के दो से अधिक एलील प्रभावित कर रहे हैं। तो जीन इंटरेक्शन में एक कैरेक्टर को दो जीन कंट्रोल करते थे, लेकिन मल्टीपल एलील में एक ही कैरेक्टर को एक ही जीन के दो से अधिक एलील कंट्रोल करते हैं। तो मल्टीपल एलील के एक एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप के ऊपर। एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील के एग्जांपल के तौर पे मिलता है हमें। इसमें क्या होता है, देखिए, जो मनुष्य की लाल बधिर कोशिकाएं हैं उनकी आउटर सरफेस पर, मनुष्य की लाल बधिर कोशिकाओं की आउटर सरफेस पर एक कई प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मनुष्य की लाल बधिर कोशिकाओं की आउटर सरफेस पर कई प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। मानव शरीर उन एंटीजन के रिस्पॉन्स में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होता है, जो कि इस एंटीजन से इंटरेक्शन करता है तथा उससे अटैच हो जाता है। जब सेम एंटीजन होगा और सेम एंटीबॉडीज होगी तो उनका एंटीजन तथा एंटीबॉडीज इंटरेक्शन हो जाता है। सेम एंटीजन होगा, सेम एंटीबॉडीज होगी तो एंटीजन और एंटीबॉडीज इंटरेक्शन हो जाएगा और ब्लड का समूहन हो जाएगा, थक्का बन जाएगा, समूह में आ जाएंगे जो ब्लड के सेल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे आगे। देखिए, जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, इसके बारे में हम बात करेंगे। ए, बी तथा ओ एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य को चार प्रकार के ग्रुप में बांटा गया है ब्लड ग्रुप में। ए ब्लड ग्रुप, बी ग्रुप, एबी ग्रुप और ओ। ए, बी तथा ओ एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर हम मनुष्य को चार ब्लड ग्रुप में बांटते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप में आउटर सरफेस पर एंटीजन ए उपस्थित होता है। बी ब्लड ग्रुप में आउटर सरफेस पर एंटीजन बी उपस्थित होता है। एबी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, जबकि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ये हमने क्रॉस का निशान बना दिया, मतलब कोई भी एंटीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन एबी ब्लड ग्रुप, और कोई भी एंटीजन नहीं ओ ब्लड ग्रुप। याद रखना है। अच्छा, ए ब्लड ग्रुप के रुधिर की प्लाज्मा में, ए ब्लड ग्रुप के रुधिर की प्लाज्मा में बी एंटीबॉडीज पाई जाती है।
क्यों? अगर ए एंटीबॉडीज पाई जाती तो एंटीबॉडीज भी सेम होती, एंटीजन भी सेम होता, तो एंटीजन एंटीबॉडीज इंटरेक्शन हो जाता और एग्लूटिनेशन हो जाता, ब्लड का संवहन हो जाता, थक्का बन जाता ब्लड का। तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडीज बी होती है। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडीज ए होती है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी होता है लेकिन एंटीबॉडीज कोई नहीं होती, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती। और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो कोई नहीं होता है पर एंटीबॉडीज दोनों होती है। तो जब ए ब्लड ग्रुप वाले मनुष्य का ब्लड हम बी ब्लड ग्रुप वाले मनुष्य को देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो ए ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन क्या है? ए। और जब ये ब्लड आता है तो बी ब्लड ग्रुप के रुधिर की प्लाज्मा में एंटीबॉडीज क्या है? ए। ये जब ब्लड आएगा तो एंटीजन ए आएगा और इसके अंदर पहले से ही क्या है? एंटीबॉडीज ए। तो सेम हो जाएगा ना, एंटीजन भी ए और एंटीबॉडीज भी ए। तो यहां पर क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडीज इंटरेक्शन हो जाएगा। यहां पर नहीं हो रहा था क्योंकि यहां पर एंटीजन अलग है और एंटीबॉडीज अलग है, लेकिन यहां पर जब इसका ब्लड इसको दिया जाएगा तो एंटीजन आएगा और इसमें एंटीबॉडीज भी ए है और एंटीजन भी आएगा ए। तो यहां पर क्या होगा? एग्लूटिनेशन हो जाएगा सेल्स का, संवहन हो जाएगा। तो हम ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ब्लड बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को नहीं दे सकते। बी ब्लड ग्रुप वाले का भी अगर ए वाले को हम देंगे तो बी वाले में एंटीजन क्या है? बी, और ए वाले में एंटीबॉडीज क्या है? बी। अब एंटीबॉडीज भी बी है और एंटीजन भी बी है, तो दोनों क्या होंगी? एग्लूटिनेशन कर देंगे, संवहन कर देंगे। तो बी ब्लड ग्रुप वाले मनुष्य का ब्लड भी हम ए वाले को नहीं दे सकते। ध्यान हमें क्या रखना है? सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए। जैसे ये मनुष्य क्यों जिंदा रहता है? इसमें एंटीजन ए है, एंटीबॉडीज बी है, दोनों अलग अलग है। इसमें भी एंटीजन बी है, एंटीबॉडीज ए है, अलग अलग है। इसमें एंटीजन ए और बी है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है। इसमें एंटीबॉडीज ए और बी है तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ना तो ए का ब्लड हम बी को दे सकते, ना तो बी का ब्लड हम ए को दे सकते। लेकिन अगर ए का ब्लड हम ए बी वाले मनुष्य को देंगे तो एंटीजन ए आएगा लेकिन इसकी रुधिर की प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है। तो इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले मनुष्य का ब्लड हम ए बी वाले को दे सकते हैं। बी वाले का भी दे सकते हैं क्योंकि एंटीजन तो बी आएगा लेकिन इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं है। जब कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं तो कोई भी एंटीजन आए, एंटीबॉडीज तो है ही नहीं, तो एंटीजन आके करेगा क्या? जब एंटीबॉडीज ही नहीं है तो इंटरेक्शन नहीं होगा। तो ए का भी ब्लड दे सकते हैं ए बी वाले को, बी का भी ब्लड दे सकते हैं ए बी वाले को, और ओ का भी ब्लड दे सकते हैं ए बी वाले को, क्योंकि ओ के पास तो एंटीजन ही नहीं है और ए बी के पास एंटीबॉडीज ही नहीं है। न तो एंटीजन है और न तो एंटीबॉडीज है। यहाँ पर एंटीजन नहीं है और यहाँ पर एंटीबॉडीज नहीं है। तो इसका मतलब कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो ए बी और ओ सबका ब्लड ले सकता है। तो इसे हम बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सर्वग्राही, सबका ब्लड ले सकता है। अब यहाँ पर देखिए ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, मतलब इसका ब्लड अगर इसको दिया जाए तो इसमें एंटीजन ही नहीं है कि उसकी एंटीबॉडी से इंटरेक्शन करेगा। वैसे तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज भी नहीं है। इसका ब्लड अगर हम बी ब्लड ग्रुप को देते हैं, ओ वाले का ब्लड अगर हम बी ब्लड ग्रुप को देते हैं तो बी ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या है? एंटीजन बी, और इसमें क्या है? एंटीबॉडीज क्या है इसमें? ए, और यहां पर कोई एंटीबॉडीज नहीं है तो यहां पर इंटरेक्शन नहीं होगा। और इसका ब्लड ए को देंगे तो यहां पर भी इंटरेक्शन नहीं होगा। तो मतलब ओ वाले का ब्लड हम किसी को भी दे सकते हैं, ए बी, और ए को बी को, ए बी को किसी को भी दे सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो ओ ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। इसको समझने के लिए जो एबीओ ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स है, इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण है, एबीओ ब्लड ग्रुप एक जीन द्वारा कंट्रोल होता है, आई। इस आई जीन के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। इसके 3 जीन होते हैं, 3 एलील होते हैं। इस आई जीन के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी, आई ओ। आई ए और आई बी डोमिनेंट होते हैं। आई ए एंटीजन ए उत्पन्न करता है, आई बी एंटीजन बी उत्पन्न करता है, और आई ओ कोई भी एंटीजन उत्पन्न नहीं करता है। अब
आई ए और आई बी क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और आई ओ क्या होता है, रिसेसिव होता है। आई ए डोमिनेंट होता है तो इसके जीनोटाइप दो प्रकार के मिलेंगे, आई ए या फिर आई ओ, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। आई बी के भी दो प्रकार के मिलेंगे, ये भी डोमिनेंट है, आई बी या आई ओ, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। ठीक, आई ओ चूंकि रिसेसिव है तो इसका केवल एक ही जीनोटाइप मिलेगा, आई ओ। आई ए और आई बी डोमिनेंट कोडोमिनेंट होते हैं और इनका भी केवल एक ही जीनोटाइप मिलेगा, आई ए और आई बी। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है एक जीन आई जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप का कंट्रोल करता है, इस जीन के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी, आई ओ। तो एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील का एग्जांपल हमने आपको यहां पर बताया। तो सीधी सी बात है, एक जीन के 2 एलील होते हैं, परंतु जब एक जीन के 2 से अधिक एलील होते हैं